हाँ जी, congratulations sir, first of all for the really really good rank, and the happiness is very obvious. I think there is also a sense of relief. The biggest happiness is the relief only, because from last 10 years I was preparing for this exam, and now when I am cleared with it, I'm very pretty happy about it. I know, I know. I think that is one thing जो कि हर बच्चे को as a warning also, या मतलब जैसे भी देख सकते हैं as motivation factor, जिस तरह से वो उसको इंटरप्रेट करना चाहे कि आसान जर्नी नहीं है और छोटी जर्नी नहीं है. डेफिनेटली मैम, कुछ लोगों के लिए इट मे बी छोटी, बिकॉज क्या है कि कुछ लोगों के पास स्ट्रेटजी होती है, कुछ लोगों के पास प्रॉपर गाइडेंस होती है, तो वो बहुत इम्पैक्ट करता है अलग अलग चीज. लाइक माय वाइफ शी क्लियर्ड इन 2019 फर्स्ट अटेम्प्ट. मैं इतने सालों से पढ़ा हूँ, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि एक थोड़ा लक भी है, थोड़ी स्ट्रेटजी भी है, गाइडेंस भी है, तो एक वो मिक्सचर उसका है. Right, absolutely sir. So I think even if it's not couple of years, एक साल भी आजकल तो ऐसे लगता है अरे कितना लंबा हो गया, you know, the generation of अभी इसी वक्त now. तो बच्चों को लगता है बोर्ड्स एग्जाम जैसे कि आज पेपर दिया, कल पढ़े, आज पेपर दिया, परसों रिजल्ट आ जाएगा. बट ये तो पहले अटेम्प्ट में भी काफ़ी लंबा डेडिकेशन आपको चाहिए होता है, तो एक साल के लिए मेंटेन करना इतना टफ हो जाता है. आपने काफ़ी साल किया. सो यू नो, आप अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स ऑफ द जर्नी कुछ शेयर कर सको ताकि बच्चों को भी इंसाइट मिल सके. Ma'am, throughout this preparation, I started in 2013. I was working. Earlier, I worked with the IT company. Then I moved to SBI. Then I worked for 4 years in ITBP as assistant commandant. So the thing was that there was a number of times whenever I was not getting enough time for preparation. Like in 2019, I appeared in interview. However, due to less time for the preparation, I was not able to get good marks in mains also as well as in interview. So बेसिकली प्रॉब्लम ये, इस जो जर्नी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, और वो कंटिन्यूटी बनाना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. ऑल्सो जो मोटिवेशन फैक्टर है, अब होता क्या है कि रोज एक चीज पढ़नी है और अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है. बेसिकली आपका मूड स्विंग का भी एक रहता ही है, क्योंकि एक ही चीज को बार बार पढ़ोगे तो यू मस्ट बी हैविंग सम प्रॉब्लम. तो वहां भी आपको अपने आप को मोटिवेट रखना, कंसिस्टेंट रहना, साथ ही मोटिवेट रहना, ये दो बड़े मतलब जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो जर्नी में ये चीज ऊपर नीचे होती रहती है, वो एक कंसिस्टेंट वो नहीं है, वो साइन वेव ही बनती रहती है हमें. Absolutely sir. And I think before anything or anyone else, there are certain family members, friends who help you a lot in that journey. मेरे को लगता है उस सपोर्ट सिस्टम के बिना तो ये एग्जाम क्रैक कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है. तो आई एम श्योर आपके पास भी ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम जो है कंटिन्यूसली अवेलेबल था. सो मैम, इसमें मैं बोलना चाह रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने अटेम्प्ट दिया था लास्ट ईयर, आई रिजाइंड एंड देन मैंने अटेम्प्ट दिया ताकि अच्छे से मैं पढ़ाई करके दूँ. सो और आई वाज ऑलरेडी मैरिड 2020 में, और माय वाइफ इज ऑलरेडी इन सर्विस, शी इज आईआरएस आईटी. तो वो एक रहता थोड़ा सा प्रेशर कि यार मतलब हमारी पेट्रियार्की की तो है ही, फिर भी चाहे कुछ भी मानो सोसाइटी में. फिर दूसरा क्या होता है कि अब घर पे रह के पढ़ाई करनी है, तो वो मोटिवेशन जो घर वाले दे सकते हैं वो इट्स नॉट पॉसिबल इफ यू लिव इन दिल्ली या कहीं भी, मतलब अगर अलग रहे. तो वो जो घर वालों का जो मोटिवेशन है, घर वालों का सपोर्ट है, वो मतलब इमेंस था. और आई थिंक वही सबसे इम्पोर्टेंट है. मेरी फैमिली है, वाइफ का बहुत तगड़ा रोल रहा. एक तो इसलिए क्योंकि एक तो मोटिवेशन, साथ ही साथ अब जब देखते हो कि आपके फैमिली में कोई सिलेक्ट हुआ तो आपका मोटिवेशन लेवल और ज्यादा ऊपर हो जाता है. आपका फ्रेंड या कोई सिलेक्ट हुआ. साथ ही साथ जो मेरे इस बार हमने क्या है कि ग्रुप बेस्ड स्टडी की, कुछ जो मेरे आईटीबीपी बैचमेट्स हैं उनके साथ मैंने प्रिपेयर किया. तो वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड आलोक, हु आल्सो स्कोर्ड 413 रैंक. तो वो भी बहुत एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम रहता है कि आप साथ में ग्रुप के साथ पढ़ाई करोगे तो आपको अपनी कमियां पता चलती रहेंगी और मोटिवेशन होता रहेगा. तो फैमिली, वाइफ और फ्रेंड्स, ये तीनों ही मतलब आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बिकॉज नहीं तो इतनी आइसोलेटिंग जर्नी हो जाती है कि यू नो हम वो वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, बच्चे देख रहे होंगे कि एक बच्चा अकेला कमरे में बैठा हुआ है 8 घंटे अकेला स्टडी कर रहा है. तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि पीयर ग्रुप को कॉम्पिटिशन की जगह एक कोऑपरेटिव सेंस में देखना शुरू करो कि जो भी पढ़ रहा है अगर इकट्ठे करोगे सो देयर इज मोर टू गेन देन लूज. तो आई थिंक दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आई थिंक मोस्ट स्टूडेंट्स शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब सो इतनी लंबी जर्नी है, तो वर देयर एनी सर्टेन बुक्स, रेफरेंसेस कि आपने अपनी जर्नी किस तरह से डिज़ाइन की? क्योंकि पहले तो स्पेशली फॉर बिगनर्स पहले तो प्रीलिम्स लगता है कि ओहो ये पहाड़, और आजकल तो जैसा प्रीलिम्स आ रहा है और ज़्यादा डर
बसने लग गया है कि एक बार बस प्रीलिम्स हो जाए, बाकी एग्जाम तो हम कर देंगे. बट देन यू रीच मेंस, then you reach interview, and suddenly you realize that the difficulty level just keeps rising. तो मैम इसमें बेसिकली जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि होता क्या है कि अभी बहुत सारा मटेरियल आ गया है, बिकॉज इंटरनेट एरा में हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन इफ यू गो टू ऑल राजेंद्र नगर वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल रहता है. बट हम जो गलती करते हैं, जो मैंने भी स्टार्टिंग की थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए या फिर मॉडर्न जैसे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के लिए आई स्टार्टेड विद द इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहास बुक. सो वो मुझे गाइडेंस नहीं थी कि उस चीज को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं अभी. तो हम क्या हो रहे हैं, हम मटेरियल कलेक्टर बन जाते हैं. हम कलेक्टर तो बनते नहीं, हम मटेरियल कलेक्टर ही बनते रहते हैं हमेशा. तो मेरा जो सजेशन है किसी के लिए भी वो ये है कि जो बेसिक बुक्स है, जो बेसिक बुक्स हर बंदा बताता है, केवल उन्हीं को फॉलो करो. बट होता क्या है, उन्हीं बुक्स से हम क्वेश्चन गलत करके आते हैं. देखिए प्रीलिम्स बहुत ही ज्यादा डायनेमिक हो गया, कुछ भी आ रहा है उसके अंदर, बट कट ऑफ भी तो फिर वो 80 90 100 तक ही जा रही है. तो हमें क्या 50 क्वेश्चन करने हैं. 50 क्वेश्चन में आपको पॉलिटी, मॉडर्न इंडिया, आपका कुछ हिस्सा आपका ज्योग्राफी का, कुछ हिस्सा एनवायरमेंट का, वो सेम रिपीट हो रहा है हर बार. वो इजी आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ आता है. इकोनॉमी की जो बेसिक कंसेप्ट है विल ऑलवेज बी देयर. और साथ ही साथ जो हमारे करंट में जो चीजें चल रही है, लेट्स से इकोनॉमी की बात करें तो जैसे बॉन्ड यील्ड वाला जो कंसेप्ट बहुत ज्यादा 2 सालों से बहुत ज्यादा ऊपर रह रहा है, गवर्नमेंट के जो एक्शन है वो भी उसी पे कर रहे हैं. तो वो हमें पता है कि वो चीज आ रही है. तो हम लोग क्या उसकी वो नहीं पढ़ के हम क्या करते हैं कि जितना भी सब कुछ पढ़ सके वो पढ़ लो. बट हमें एक फोकस्ड अप्रोच बनानी जरूरी है. मैम मेंस का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेंस में अगर आपकी सही स्ट्रेटेजी हो तो आपको बहुत कम पढ़ना है और आप बहुत इजीली आप अच्छे आंसर लिख के आ सकते हो. अगर आपको बेसिक फ्रेमवर्क आपको आंसर का पता है कि दिस शुड बी द फ्रेमवर्क, कि कंटेंट लिखना है, फिर बॉडी में क्या लिखना है और आपका कंक्लूजन में क्या लिखना है, तो मतलब मोर और लेस प्रीलिम से बहुत इजी हो जाता है. एक तो कंपटीशन कम हो गया आपका, दूसरा प्रीलिम से इजी हो गया और फोकस्ड अप्रोच बनानी है. फॉर एग्जांपल जैसे हम जीएस1 की बात करें, लेट्स से टॉपिक है सेक्युलरिज्म. अगर मुझे उसका आंसर लिखना है तो मेरा 1.5 पेज का नोट्स उसका तैयार है. फॉर एग्जांपल मेरे को सेक्युलरिज्म का लिखना है तो मैं लिखूंगा कि सेक्युलरिज्म इज एन आइडियोलॉजी, इज अ मेटा आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजी which try to create a society in which there is neither interreligious nor intra-religious dominance. तो मेरा जो भी सेक्युलरिज्म का आंसर होगा स्टार्ट यहीं से करेगा, मेरा हमेशा तैयार है. उसके बाद में जो क्वेश्चन में पूछा है वो आप उसके साथ उसका इंट्रो में थोड़ा ऐड करें और साथ में आपका कंटेंट लिखेंगे. फिर जो हमारी सेक्युलरिज्म की हमारी वैल्यूज है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो है आर्टिकल 25 के थ्रू, तो उसके साथ हम कंक्लूड कर देंगे. तो मेंस जो मुझे समझ में आता है वो यही है कि अगर आपने एक स्ट्रेटजी के साथ बहुत अच्छे से आपने तैयार कर रखा है हर चीज का, कंटेंट का जो तैयार है उसका एक इंट्रो, आपका बेसिक बॉडी और आपका कंक्लूजन तैयार है, तो आप इजीली उसको कर सकते हैं. और इंटरव्यू फेज की अगर मैं बोलना चाहूँ तो इंटरव्यू में जो इस बार मैंने किया, लास्ट ईयर आई स्कोर्ड ओनली 146 मार्क्स, दिस टाइम 179 मैंने स्कोर किया है. तो जो चेंज मैं बताना चाहूंगा ये है कि बेसिकली जितने भी ट्रांसक्रिप्ट्स आ रही हैं, पहले लोग जो भी लोग इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करो. ये नहीं कि क्वेश्चन देखा सोचा हाँ ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर एवरी क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है, जो मतलब आपके डोमेन से रिलेटेड, आपकी डेप्थ से रिलेटेड. सो प्रिपेयर इट एवर नोट पे या आप हार्ड कॉपी में किसी में भी, पर प्रिपेयर एवरी क्वेश्चन. देयर इज अ चांस दैट द क्वेश्चन कैन बी रिपीटेड इन द इंटरव्यू, क्योंकि होगा ही अगर आपका सेम तरह का डोमेन है. साथ ही साथ आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ एटलीस्ट उतना तो मुझे आता है जो ये लोग पूछ रहे हैं. तो मतलब एक जो गेम है, ये पूरा गेम मेहनत का तो है ही है, लेकिन स्ट्रेटजी के बिना मेहनत फिर काम नहीं करती. तो एक स्ट्रेटजी के साथ खेलना जरूरी है इसमें. राइट. सो वही थरो प्रेपरेशन इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, बट वो प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस तो है अब. तो आपका अब ऑप्शनल भी इस तरह का था. आई थिंक दैट इज़ वन थिंग अबाउट हैविंग पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल, इट कैन हेल्प यू अ लॉट ऑल्सो, बट अगर आपने उसके साथ सही में डील नहीं किया तो इट कैन ओवरवेलम यू ऑल्सो. तो ऑप्शनल के रिगार्डिंग आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? मैम लास्ट ईयर मतलब 2019 अटेम्प्ट में आई स्कोर 225, दिस टाइम आई स्कोर 288. तो जो चेंज मेरा जो मुझे समझ में आता है वो ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक चीज से स्टिक करो. वो मुझे पता होने चाहिए कि जो कंसेप्ट है, बेसिकली जस्टिस का लेट से कंसेप्ट है, जस्टिस का कंसेप्ट प्लेटो में भी क्या है, एरिस्टोटल में भी क्या है, जॉन रोल्स में, अमर्त्य सेन में क्या है, वो एक बेसिक जो आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में. उसके बाद में जो बेसिक चीजें हैं उनको लिखने का तरीका. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा कोई भी क्वेश्चन आया, जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन था 2021 में जस्टिस पे क्वेश्चन था, पूरा ही पूछ लिया था, इनफैक्ट वो जॉन रोल्स पूरा ही पूछ लिया था. तो एक क्या होता है कि उसको लिखने का एक तरीका है. जैसे
अगर आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू विल स्टार्ट विद द कोट, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, तो जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ एनी सोशल सिस्टम लाइक ट्रूथ इज, तो उससे आपने स्टार्ट कर लिया। फिर जो जस्टिस की कहानी है, मतलब पॉलिटिकल साइंस में मुझे ये फायदा है कि मैं कहानी की तरह लिख सकता हूँ, मेरे को पॉइंट वाइज नहीं लिखना, मेरे को बताना है। तो जॉन रॉल्स के साथ स्टार्ट किया आपने कि भाई उसने पहले ये देखा, एक मतलब प्रिंसिपल बनाने की कोशिश की, यूनिवर्सल प्रिंसिपल की जस्टिस के बारे में, मैंने उसके बारे में लिखा कि हाँ ये ऐसे ऐसे उसने दिया, ये उसके 3 कंसेप्ट हैं और ये हायरार्किकल ऑर्डर जो दिया। फिर उसके बारे में लिखूंगा, लेकिन जो जैसे वोल्जर हैं या जो भी जो जिन अलग थ्योरिस्ट हैं या स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, जो कम्युनिटेरियन है उन्होंने क्रिटिसाइज किया, फिर उनके बारे में लिखिए किया। और उसके बाद में आपने लिखा कि हाँ उसके बाद में उन्होंने पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो दूसरी बुक लिखी उसमें उन्होंने क्या लिखा। तो क्या होगा, जब वो जो पढ़ने वाला उसे पूरी जस्टिस का पूरा कंसेप्ट ही समझ में आ गया है कि हाँ ये पूरा क्या है। दूसरा जो चीज है, मतलब बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी आपका कंसेप्ट है पूरा थोरोली ऊपर से नीचे तक आपको पता होना चाहिए, कहानी की तरह की कहाँ से चालू हुआ क्या हुआ। राइट्स की बात करेंगे तो ऐसे राइट्स के अंदर है, जैसे राइट्स एज ट्रम्प्स की जो एक स्टेटमेंट है, तो उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हुई, क्या बात हुई, फिर पूरा उस तरीके से। फिर दूसरा हमारे क्या है कि बहुत सारा जो पार्ट है, जैसे पेपर 1B उसके अंदर पूरा आप GS2 का आंसर लिख के आ सकते हो, पेपर 2B पूरा GS का आंसर हम लिख के आ सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी के थोड़े कंसेप्ट को छोड़ के। और मैक्सिमम लोग लिख के भी ऐसे ही आते हैं, मैंने भी ऐसे ही लिखे हैं। तो पहले अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट में मेरी ये कोशिश थी कि मैं पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट की तरह लिखूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू कास्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इलेक्टोरल बिहेवियर, बहुत इजीली GS1 का आंसर है, GS2 का आंसर इसमें मैं लिख सकता हूँ। बट इसकी जगह इसमें अगर मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करूं कि भैया जो भी ये कास्ट एंड इलेक्टोरल बिहेवियर का जो इंटरप्ले है, इसको वी कैन एनालिसिस दिस थ्रू द पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच। उसके अंदर मैं अपने अगर कंसेप्ट डालूं कि भाई हाँ आप रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की बात कर सकते हैं, आप रजनी कोठारी की बात कर सकते हैं, डफलो की या अभिजीत बनर्जी की बात कर सकते हैं, अगर मैं उस तरह से उसको इंट्रोड्यूस करूं तो मेरा वो एक अच्छा हो जाएगा। बाकी कंसेप्ट तो मुझे वही लिखना है कि भाई कोटेशन यूज करना है कि इंडियंस डू नॉट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट, तो ये तो चालू करना ही। लेकिन जो आपका मेन पैरा होगा उसमें आपने इंट्रोडक्शन में दिखा दिया कि यू आर ए PSIR स्टूडेंट, वो करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल IR का अगर क्वेश्चन की बात करें तो इंडिया चाइना का आ रहा है या आशियान चाइना का आ रहा है, तो नॉर्मल तो हम सब कुछ बता ही सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि बैलेंस ऑफ थ्रेट इस जो एक प्रिंसिपल है या थिंकिंग है उसके थ्रू इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि जो हमारा क्लोजनेस है चाइना के साथ या आशियान का क्लोजनेस चाइना के, वो डिफरेंट होगा US के हिसाब से, तो वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे रशिया यूक्रेन का कोई क्वेश्चन आता है तो अब रॉबर्ट कापलान का जो कंसेप्ट है रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, या जो दूसरी बुक है प्रिजन ऑफ ज्योग्राफी करके बुक है, उनकी हम यूज कर सकते हैं साथ ही साथ, कि उसका जो नॉर्थ साउथ जो है या ईस्ट वेस्ट जो उसका फैलाव है उसके हिसाब से उसको जरूरी है, क्योंकि वो लैंड लॉक्ड है। इस तरह की चीजें हमको यूज करेंगे तो मे बी मार्क्स ज्यादा अच्छे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल SDG का क्वेश्चन था 2021 में, अब ठीक है कि वो सब कुछ तो नॉर्मल तो लिख ही देंगे, अगर हम मैं उसमें ये ऐड कर दिया हूँ कि आपका जो अरविंदो का यूनिवर्सलिज्म का कंसेप्ट है, यूनिवर्सल स्पिरिट का कंसेप्ट है, आप उसको ऐड करके आइए ना, तो थोड़ा सा एक अलग डिफरेंट एक दिखेगा। या रविंद्रनाथ टैगोर का जो हमारा कंसेप्ट है, तो इससे क्या है कि थोड़ा ब्रॉड होगा और हमारे को आंसर मतलब अच्छा हम लिख पाएंगे। जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात की आई थिंक आपने पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए, एंड आई थिंक आपके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा रेलिवेंट थे, बिकॉज हर कोई बोलता रहता है इंटरलिंक करो, बट बच्चों को समझ में नहीं आता इंटरलिंक करे क्या। तो आई थिंक जस्ट एज यू सेड कि कितने ज़्यादा विद इन पेपर्स अगर आप इंटरलिंकेज कर रहे हैं एक कंटेम्प्रेरी डायनामिक टॉपिक के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज लिख रहे हैं, एंड सेकेंडली स्कॉलर्स को कोट कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट इज मेकिंग अ PSIR का आंसर एंड नॉट अ GS का आंसर। तो आई थिंक दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो सर आपने अब ये चीज़ें आपने ऑब्वियसली नोट्स बनाए, सब कुछ किया, बट देन हाउ कितने आपने आंसर राइटिंग टू सॉर्ट ऑफ गेट दैट एम्बेडेड इन यू, क्योंकि एक नेचुरल फ्लो में भी ये चीज़ आनी चाहिए। बिकॉज बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि एग्जाम में बैठे बैठे हमको समझ में नहीं आता, याद ही नहीं आता, अच्छा ये कॉन्सेप्ट के साथ भी इंटरलिंक कर सकता था, या स्कॉलर्स के हम नाम भूल जाते हैं। तो डिड आंसर राइटिंग और आंसर प्रेपरेशन ऑल ऑफ दैट हेल्प यू इन फाइनली कि आप जब एग्जाम रूम में बैठे थिंग्स जस्ट फ्लो? मैम आंसर राइटिंग का मेरा इसमें ये व्यू है कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे GS के 2 पेपर लिखे, तो आई वाज एबल टू कंप्लीट दोस पेपर इन 2.5 hours एट 2 hours 45 minutes। तो आई थॉट कि मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं है, कि फ्लो का प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे हम PSIR की बात करें कि या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आंसर में कैसे डालें, जो आंसर प्रिपरेशन की आप बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर मैंने क्या किया कि जितनी भी बुक्स हैं जो जैसे पॉलिटिकल साइंस के जो ऑथर हैं और उनकी बुक्स हैं, और वो किस कंसेप्ट की, एक एक्सेल शीट बना के रखी
कि लेट्स से जस्टिस का आएगा तो इसमें ये 4-5 लोग हैं इनके बारे में, और इनकी ये बुक लिख के आऊंगा। जैसे देयर वाज जस्टिस से हटके थोड़ा, जैसे मार्क्स में एक क्वेश्चन था शायद पॉलिटिकल एलिनेशन पे, किसी पे क्वेश्चन आया था, तो उसमें जो उनकी बुक है पॉलिटिकल कुछ करके, एक स्पेसिफिक बुक है, मुझे याद नहीं आ रहा, 18th सेंचुरी की बुक है उनकी, स्पेसिफिक वो बुक का नाम है वो एक का और वो पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। हाँ वो बिल्कुल वो, तो हाँ वो बुक का नाम ही मैंने वहां पहले मैंने तैयार करके गया था कि एलिनेशन का, इफ देयर इज सम क्वेश्चन, मैंने गूगल सर्च किया कि भाई एलिनेशन पे स्पेसिफिक किस बुक का कंसेप्ट है, क्योंकि क्या है जो भी हमारे पास नोट्स होते हैं उन पे जो टीचर होता है वो भी इतना फोकस शायद नहीं कर पाता होगा, सब कुछ बताते हैं वो लेकिन ये नहीं कर पाते होंगे, तो वो चीज मैंने सर्च कर ली कि हाँ यार ये बुक, इसमें ये जो कंसेप्ट तो इस बुक में एलिनेशन का कंसेप्ट इस पर्टिकुलर बुक में है, राइट। 18 ब्रूमियर वगैरह उनमें नहीं है, इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल हाँ जी। इकोनॉमी एंड 18th सेंचुरी ऐसे कुछ बुक है, तो उसमें तो वो आप कोट करके आ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप लोगों से अलग दिख रहे हो वहां पे। तो जो चीज आपको लगता है क्या है कि जो कुछ सीनियर्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप एक स्ट्रेटजी बनाओ कि मुझे ऐसे आंसर लिखने हैं, और जब आप राइटिंग में उसको लिख पाओ आपकी आंसर राइटिंग कंप्लीट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे GS1 में मुझे इस बार बताया गया था कि आप मैप बनाइए जितने भी ज्योग्राफी क्वेश्चन आए, और उनको जैसे आप ब्लू पेन से लिख रहे हो उनको ब्लैक पेन से बनाइए, और उनके पूरा करके और फिगर 1 पूरा नोमेनक्लेचर करके अच्छे से उसको बनाइए, डब्बा बना के, स्क्वायर बना के, रेक्टेंगल बना के उसको बनाइए। तो मैं जब प्रैक्टिस किया तो मेरे से हो रहा था ये, तो फिर वो जो आप एक स्ट्रेटजी बना लो, आपको पता होना चाहिए कहाँ फ्लो चार्ट बनाना है। आप GS2 के अंदर बहुत सारे फ्लो चार्ट बनाना मुझे तो इतना सही नहीं लगता, तो अलग अलग जहां आप एक बना लो कि इस तरह से लिख के आऊंगा। जैसे GS3 में मुझे डेटा लिखना है तो हमने क्या किया, एक डेटा शीट ही कंपाइल कर ली, ओके। IMR इतना है, MMR इतना है, इस ये एग्री का ये है, इकोनॉमी का ये है, हर चीज के अंदर एक बना के रख लिया। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन आया आपने वहां वो फटाफट कोट कर दिए, साथ ही कीवर्ड बना लिए। जैसे जो भी आप नोट्स बना रहे हैं तो सबसे ऊपर उस नोट्स के ऊपर आपने कीवर्ड बना लिए कि नोट्स चाहे रिवीजन ना हो मैं कीवर्ड रिवीजन करके जाऊंगा, क्योंकि इम्पैक्ट यही चीजों का लगता है मुझे तो, क्योंकि ये खेल तो ये है ना कि आप औरों से कितना अच्छा कर पा रहे हो। एब्सोल्युटली। मतलब या तो रिलेटिव है सब कुछ, एब्सोल्यूट तो कुछ है नहीं, तो रिलेटिव है, तो रिलेटिव में आपको आपको अच्छे से उस चीज को कोट करके दिखाना है जहां मर्जी हो। आप जैसे GS4 की बात करें तो कोटेशन का क्वेश्चन है, लेट्स से एक कोटेशन लिखा उसका एक्सप्लेनेशन मांगा, यू विल स्टार्ट विद अनदर कोटेशन, उसी मीनिंग में आप दूसरा कोटेशन स्टार्ट करिए। देयर वाज सम कोटेशन रिलेटेड कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स, ऐसा कुछ करके कुछ एक क्वेश्चन था, तो आई स्टार्टेड विद कि नो वन इज सेल्फ मेड मैन, एवरीवन इज मेड ऑफ 1000 अदर्स। तो मतलब मेरा ये सजेशन यही रहता है हमेशा कि है ना आप उस चीज को थोड़ा अलग दिखाओ, राइट। तो अब जब सामने वाला जब पढ़ रहा है तो उसको समझ आएगा कि हाँ यार इसके अंदर नॉलेज है इस बंदे के अंदर। ऐसे जैसे PSIR में बात करें तो हर का एक कोटेशन आपको अवेलेबल होगा, लिबर्टी का करना है या फिर जस्टिस का हमने बात की तो सब जगह का एक अवेलेबल है। रशिया के बारे में बात करोगे तो एक कोटेशन अवेलेबल है, और वो यूज करना इंपॉर्टेंट है। तो आंसर राइटिंग में अगर वो आपने पहले तैयार कर लिए कि आपने बनाई मैंने कि मुझे ऐसे ऐसे आंसर लिखने, मुझे अगर IR का क्वेश्चन आएगा अगर 20 मार्क का आएगा तो मैं हमेशा एक उसके कोटेशन से यूज करूंगा, तो वही चीज आप यूज करें तो आपका हो सकता मतलब अच्छा हो जाता है। हाँ जी, एंड ये बहुत बहुत रेलिवेंट है कंसिडरिंग आजकल अब ऐसे भी उतने फिलोसफिकल आने लग गए हैं, बिकॉज बच्चे पहले सोच लेते थे कि ठीक है एक आ जाएगा गवर्नेंस पे आ जाएगा या कुछ ऐसा आ जाएगा, कर लेंगे, वो योजना पड़ी हुई है कर लेंगे, टैकल कर लेंगे। बट अब जो एसेज आ रहे हैं दे आर वेरी रादर डीप एसेज। तो इनफैक्ट ये जो आप प्रेपरेशन की बात कर रहे हैं, जो कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, a lot of that must have also helped you in that section. Ma'am, I don't want to comment on essay. I scored only 92. That is why I don't want to comment on that. But yes, ma'am, preparation is important क्योंकि मेरे साथ जो हुआ मैंने प्रिपेयर किया बहुत अच्छे से, ऐसे अच्छे से तैयार किए, अराउंड 30-35 ऐसे तैयार किए। बट इस टाइम के ऐसे इतने ज्यादा अजीब थे और जितना मतलब अलग ही लेवल के चीज थे, तो मैं इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहूंगा मैं इनिशियली घबरा गया था कि ये जिस तरह के ऐसे हैं ये तो मेरा डोमेन नहीं है, मतलब बिकॉज मेरा इतनी अच्छी आंसर राइटिंग स्किल्स नहीं है, क्योंकि बहुत फिलोसॉफिकल टाइप के या फिर वो लिटरेचर टाइप की चीजें थी, तो वो मुझे इतना नहीं हुआ, तो उसी का इम्पैक्ट मुझे पड़ा। लेकिन जो अब आगे आने वाले जो लोग हैं जो अभी मेंस लिख रहे हैं उनके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि हर तरह से ओपन रहे और माइंड को ओपन करके लिखें। और जो जैसे ये एथिक्स की प्रिपरेशन ने बात की या कोटेशंस की बात की या एग्जाम्पल्स की बात की, जैसे एथिक्स में बहुत एग्जाम्पल यूज करने होते हैं, तो यहाँ भी वो चीज उसी हिसाब से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। वो ट्रेडिशनल ऐसे लिखने वाला तो शायद अब नहीं चलता।
राइट। तो सर जैसे आप एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो GS1 2 3 4 या आपका ऑप्शनल हो, हर जगह जो है आप जितने रेलेवेंट एग्जाम्पल देंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके अंदर फिर आपने न्यूज़पेपर रीडिंग को कैसे इनकॉर्पोरेट किया था? बिकॉज दिस इज अनदर ह्यूज इशू दैट अ लॉट ऑफ बिगिनर्स फेस। बिकॉज उनको होता है हम तो 4 घंटे स्पेंड कर रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने पे, है ना? तो अगर 4 घंटे तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो फिर बाकी टाइम मतलब कैसे स्पेंड करोगे ना, क्योंकि बाकी तो कितना कुछ पढ़ा हुआ है। तो व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी इन टैकलिंग करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स? मैम मेरी प्रिपरेशन करंट अफेयर्स मतलब बेसिकली न्यूज़पेपर फोकस नहीं रही। मैं जो कंपाइल्ड, एक तो जैसे कंपाइल्ड जो वीडियोस आते हैं, जो हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस टाइप के वीडियो आते हैं, मैं वो फॉलो करता था। मैं न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, बिकॉज अब नहीं, मुझे पसंद नहीं था वैसे सीरियसली, तो मैं नहीं करता था वो। बट मैं ये करता था कि मंथली आपका एक भी कोचिंग के आप एक क्या करिए, मंथली जो कंपाइलेशन है वो आप देखें, उनसे आपको पूरा सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसमें। प्लस जैसे स्लीपी क्लासेस का जो प्रीमिक्स वाला जो आता है, वो बहुत सही होता है कि हाँ, रोज आपने खोल के बैठ 5 क्वेश्चन, ठीक है 5 क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन है, लेकिन उसके चीजों से आप थोड़ा अपना जो जरा होराइजन आप बढ़ा सकते हो मेरे हिसाब से। राइट, राइट, बिल्कुल सर। हेलो सर, आई थिंक देयर इज स्लाइट कनेक्शन ब्रेक। अब शायद आ रही है, आई एम हाँ ऑडिबल जी, नाउ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो बेसिकली मैं ये करना मतलब करंट अफेयर्स के लिए ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना होराइजन आप वाइड कर सकें यूजिंग आप, क्योंकि आजकल क्या है, इंटरनेट पे आपको सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको हम्म। जुडिशली यूज करना है कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दे दीजिए। जैसे आपने न्यूज़पेपर के 4 आवर्स की बात की, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम बोलिए कि मैं 1 आवर आई विल प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स। तरीका करना बहुत अच्छा है, जो लोग कर पाते हैं उनके लिए, मतलब उनसे अच्छा तो कुछ भी। भानु प्रैक्टिकल अगर फेल होगा। हेलो सर, एक मिनट दोबारा ना, देर इज आई थिंक सम इंटरनेट कनेक्शन, तो वीडियो एंड वॉइस बोथ आर ब्रेकिंग। हाँ जी, परफेक्ट। आई थिंक देयर वाज सम प्रॉब्लम एट माय हाँ एंड, जी, आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट का कुछ। फ्लक्चुएशन था। हाँ जी, हाँ तो जी, आई टेक दिस क्वेश्चन अगेन, जो हम बात कर रहे थे करंट अफेयर्स की। हाँ जी। तो बेसिकली वही, मतलब कि आप होराइजन वाइड करना है तो उसके थ्रू कोई भी मीडियम हो, लेकिन आप एक टाइम फ्रेम बांध के चलें कि अगर 1 आवर का करना है तो 1 आवर से ज्यादा आप उससे ज्यादा स्टिक नहीं करिए, क्योंकि हर को एक अलग वैल्यू देनी जरूरी है। आपको स्टैटिक को भी वैल्यू दें तभी आपका हो पाएगा, और करंट को भी वैल्यू दें। तो मीडियम कोई भी हो, आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो लेट्स से आप प्रताप भानु मेहता के आर्टिकल पढ़ रहे हैं, हम्म। अगर आप आंसर लिख के आएंगे तो एक अलग ही आंसर का एक वो आएगा। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा है न्यूज़पेपर पढ़ना, और मतलब करना चाहिए, मतलब अगर जो कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नया जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो न्यूज़पेपर तो मतलब ब्रेड एंड बटर होना चाहिए। हाँ बट जी। टाइम के साथ आपको रिकॉग्नाइज करना है कि यार ये आर्टिकल और ये चीज नहीं पढ़नी मुझे। और हम्म। थोड़ा सा जैसे क्या होता है कि जैसे कि है ना, लैंग्वेज कुछ टफ होती है कुछ एडिटोरियल्स की, लेकिन अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उनको अप्रोच करते हैं तो बहुत अच्छा होता है कि हाँ यार न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ नया अच्छी कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे। तो वो मतलब सही है, मतलब अगर न्यूज़पेपर उस तरह करना चाहिए, बट फोकस्ड कि 2 आवर्स हम्म। ओनली या 1.5 हम्म। आवर ओनली, 1 आवर भी करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ और जी, मंथली फिर उनका आप कंपाइलेशन पढ़ लीजिए ताकि रिवाइज हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, देन कम्स योर लास्ट बिट ऑफ इंटरव्यू, राइट? सो आपने पहले भी फेस की हुई थी, तो वर देयर एनी लेसन्स दैट यू डिराइव्ड? दोनों ही मिल जाते हैं कि चीजें टू डू एंड चीजें नॉट टू डू। तो इंटरव्यू को फिर आपने कैसे फेस किया? बिकॉज इंटरव्यू के बाद अगर थिंग्स डोंट वर्क आउट, तो आई थिंक बहुत ज्यादा इट्स इवन वर्स, क्योंकि यू कम सच अ लॉन्ग वे एंड देन फॉर इट टू नॉट मटीरियलाइज। सो मैम इंटरव्यू के अंदर एज आई सेड अर्लियर 146 लास्ट टाइम आए थे, और तो मुझे पता है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी इस तरह की, मतलब आपका पर्सनैलिटी इस तरह की है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा या आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। लास्ट टाइम जब 2019 में मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उससे पहले मेरा अराउंड 7 years प्लस का एक्सपीरियंस था, IT, SBI एंड ITBP। आई वाज लाइक यार मेरा पर्सनैलिटी मतलब एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, कोई भी मतलब मेरे को नॉलेज भी वाइड नॉलेज है, तो मैं बहुत अच्छे से आंसर दे पाऊंगा। बट वहां क्या है, उस रूम के अंदर चीजें अलग तरीके से प्ले इंटरप्ले होती हैं, क्योंकि एक तो टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क ना, वो बहुत अलग होगा।
दूसरा, उनका जो असेसमेंट है वो डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कितना अच्छा आंसर दिया। बहुत सारी चीजें जो वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज होती है उन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ टाइम्स ओल्ड पीपल होते हैं वहां पे, तो आप किस तरह से अपना बोल रहे हैं, किस तरह से आप मॉड्यूलेट कर रहे हैं, उन पे बहुत डिपेंड करता है। ये आशीर्वाद भी बहुत जरूरी होते हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए। हाँ, तो उसमें मतलब आप प्रिपेयर करना है तो वहाँ पे सब कुछ अलग होगा। तो आपको क्या करना है, अपने नॉन वर्बल क्यूज हैं, आप वर्बल क्यूज हैं। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ, मेरी वर्ड्स पर मिनट बहुत हाई है। और दूसरा जो मैं क्या पॉज नहीं लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन पूछा उसका मैं पॉज नहीं लेता। तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि आप में प्रॉब्लम्स क्या है, कि आप में क्या कमियां हैं। मतलब करंट अफेयर्स या फिर नॉलेज तो अलग बात है, नॉलेज तो देख भी नहीं। उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स है उनको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि क्या करना है, क्या प्रॉब्लम्स है। उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये हो सकता है कि आप मॉक इंटरव्यूज दें, कि आपने मॉक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन देखी, अब ऑब्जर्वेशन को फेस वैल्यू पे लेनी नहीं है, लेकिन आपको देखना है कि हाँ यार सही में क्या ये मेरे अंदर प्रॉब्लम्स है। तो उनके लिए क्या कर सकते हो आप, जैसे आपका पीयर ग्रुप है उनको आप वीडियोस दिखाइए और उसमें आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या कमियां रही हैं मेरे अंदर। जो इस बार मैंने किया, मैंने जो भी मेरा मॉक इंटरव्यू था, मैंने अपने जो बैचमेट है उसको दिखाया, आलोक को, उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस मुझे बोले कि ऐसा करना है वैसा करना है। तो वही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो प्रिपरेशन के लिए जो जो मेरा सजेशन ये रहता है कि सबसे पहले तो आप ये देखो आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। कुछ लोग बहुत अच्छा ओरेटर होते हैं लेकिन उनकी नॉलेज नहीं होती, मतलब एक अच्छे बैलेंस्ड आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि सब क्वेश्चन दे के ना आस्क जिसमें आप बैलेंस्ड आंसर देना जरूरी है। जैसे सती का क्वेश्चन था, लास्ट टाइम मेरे पास एक सती का क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे लगता है कि मैं उसका बहुत अच्छे से बोल नहीं पाया, बहुत अच्छे से बैलेंस्ड आंसर नहीं दे पाया। तो आपको इंश्योर करना है कि आप पहली बात आपके वर्बल नॉन वर्बल क्यूज आप उनको देखें, सही करें, आप सामने वाले को समझा पाए। साथ ही साथ आप एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट बनाए, क्योंकि बैलेंस्ड वर्ल्ड व्यू नहीं होगा तो आपको सर्विस में भी आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप पार्टीशन होंगे, आप इम्पार्शियलिटी नहीं होगी आपके अंदर, तो प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होगी। अगर कंपैशन नहीं है तो आप जॉब में भी नहीं रह सकते। तो आंसर में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आपके अंदर होता है वो, लेकिन आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हर बंदा अच्छा ओरेटर नहीं होता। तो वो चीजों पे आप फोकस ज्यादा करना चाहिए आदमी को। प्लस दूसरा, अगर ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल रही है इंटरव्यूज की, तो उन्हें आप प्रिपेयर जरूर करें, क्योंकि वो आपके हाथ में है। बिल्कुल, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि बच्चों को रियलाइज होना चाहिए दैट इट्स फॉर अ रीजन, इट्स कॉल्ड पर्सनैलिटी टेस्ट। इसको नॉलेज टेस्ट नहीं बुला रहे हैं, इसको इंटरव्यू भी नहीं बुला रहे हैं, इसको पर्सनैलिटी टेस्ट बना रहे हैं, बिकॉज इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। एज यू सेड कि कितने आप बैलेंस्ड है, कितने आप वेल कंपोज्ड हैं, कितना आप रूम को गॉज करके जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें समझना फॉर स्टूडेंट्स, फॉर एस्पिरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट to make this journey successful. And I think जो आपने चीजें कही है बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है, कि यू नो बड़ी चीजें नहीं बोली है कि भाई मैं तो 18 घंटे पढ़ के 1000 बुक पढ़ लेता था, 3 न्यूज़पेपर पढ़ता। सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस। तो आई थिंक देयर आर cues that everyone should take from you. I think there's nothing like note making, because this is one thing जो कि मतलब आप जहां मर्जी से पढ़ लीजिए, अगर हर कोई वही नोट्स पढ़ के सेम पेपर में सेम चीज लिख के आता तो फिर आज सब IAS होते नहीं है, क्योंकि there is something someone else is adding. तो आई थिंक आपका जो नोट मेकिंग का आइडिया है, continuous comprehensive preparation, and then again focusing on these little things to make your overall personality and journey better. So I think sir, thank you so much, very very fruitful advice for all students out there, and it was very nice talking to you, very very nice talking to Thank you. you so much. हाँ जी, तो सर many congratulations, hopefully अगर आप चंडीगढ़ आए तो Definitely. you know, हाँ जी, please do drop in. पीयू तो मेरी कॉलेज है ही, तो मैं जब भी आऊंगा तो Exactly. हाँ जी, it will be great. You know, and I'm sure if we can also organize something in PU, because I think बहुत जरूरी है कि इस बार in fact there were a number of students from PU as well clearing, जो कि a lot of people, you know, because बाकी सारे institutes, colleges काफी limelight में आ जाते हैं, but कई बार we forget a lot of other colleges etc as well. तो I think अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों को ही inspire और कर सके, because there's so much potential for students to actually, you know, get on this journey and clear this exam, it will be wonderful, right? So thank you so much sir, it was a pleasure talking to you. Thank you ma'am, have a good day.
Thank you, sir. Any last words for the students? आई थिंक फोकस्ड अप्रोच इम्पोर्टेंट है और ये कंसिस्टेंसी परसिवरेंस इम्पोर्टेंट है अगर आपको करना है। और बेसिकली दूसरा ये है कि आप पहले से माइंड में ये क्लियर हो जाइए कि मुझे करना क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि यूपीएससी जर्नी एग्जाम रैंक के साथ खत्म हो जाती है, बट अभी तो दुनिया बहुत है, मतलब अभी से अब जैसे जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए या फिर हर बंदे के लिए प्रिपरेशन जर्नी अब से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें है कि जो हमने इतना पढ़ा लिखा या जो समझा है उसको हम फील्ड में अब कर सकते हैं। बिकॉज हम बातें करते हैं कि हाँ ये GS2 में पढ़ते हैं, 1 में पढ़ते हैं कि सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम है, सब कुछ है, बट अब टाइम है कि उसको रिजोल्व कर सके इशू को, तो उसको जर्नी को वहीं एंड तक मत सोचें, मतलब एक बड़ा सोच के चलें, तभी शायद होपफुली, मतलब वो भी क्या गॉड्स ग्रेस वाली जो कंसेप्ट है, तो वो तभी आ पाएगी जब आपका मोटिव भी उतना ही अच्छा हो जितनी आपकी प्रिपरेशन। Right, तो absolutely. प्रिपरेशन अच्छी होती है लेकिन वो मोटिव वाला भी एम होना चाहिए, तो दोनों साथ में चलने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल. Thank you so much, sir. Thank you for your time and thank you for all your words of wisdom. थैंक यू, हैव अ Right. गुड